अपनी प्लेट में गर्मा गर्म रसीले स्टेक की कल्पना कीजिए या पिकनिक पर स्वादिष्ट कबाब। और अब कल्पना कीजिए कि इस तस्वीर के बगल में बड़े लाल अक्षरों में लिखा है, कैंसर का कारण बनता है। किसी सनसनीखेज अखबार की सुर्खी जैसा लगता है ना? लेकिन कुछ साल पहले ऐसी ही खबर दुनिया भर में फैल गई थी, जिससे मांस प्रेमियों में दहशत फैल गई थी। तो क्या अब गाजर पर स्विच करने और अपने पसंदीदा व्यंजनों को अलविदा कहने का समय आ गया है? या यह एक और डरावनी कहानी है जिसे वैश्विक स्तर पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है? आज हम सीधे मुद्दे पर बात करेंगे। हम सभी तथ्यों, सभी अध्ययनों और सभी लेखन को लेंगे और आखिरकार इस सवाल पर विराम लगाएंगे, क्या लाल मांस वास्तव में कैंसर का सीधा रास्ता है? मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक स्पष्ट और निर्णायक उत्तर होगा। यह सारी कहानी 2015 में शुरू हुई थी। तभी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC), जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का एक हिस्सा है, ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट जारी की। उन्होंने 800 से अधिक वैज्ञानिक शोधों का विश्लेषण किया और एक ऐसा फैसला सुनाया जो एक साफ आसमान में बिजली गिरने जैसा था। लेकिन उनके निष्कर्षों को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि वास्तव में क्या बात की जा रही है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वैज्ञानिकों की नजर में लाल मांस क्या है। शायद इसका जवाब सीधा और स्पष्ट लगता है। अगर मांस दिखने में लाल है तो वह लाल मांस है। लेकिन असल में बात थोड़ी पेचीदा है। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO लाल मांस की बात करता है तो उसका मतलब सभी स्तनधारियों के मांस से होता है। इस श्रेणी में गोमांस, बछड़े का मांस, भेड़ का मांस, मेमने का मांस, बकरी का मांस और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सूअर का मांस भी शामिल है। हाँ हाँ, मुझे पता है, कई लोग सूअर के मांस को पुरानी विज्ञापनों की वजह से एक और सफेद मांस जैसा कुछ मानते आए हैं। लेकिन जैव रसायन और पोषण विज्ञान की दृष्टि से सूअर का मांस निस्संदेह लाल मांस है। और यह लाल होता है एक खास प्रोटीन, मायोग्लोबिन, की अधिक मात्रा के कारण। यह मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। मांसपेशी जितनी अधिक सक्रिय होती है, उसमें उतना ही अधिक मायोग्लोबिन होता है और वह उतनी ही अधिक लाल होती है। जबकि मुर्गी, टर्की और अन्य पक्षी, साथ ही मछली, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। इन्हें इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। इसे याद रखना आसान है। जो जानवर 4 पैरों पर चलता था, उसका मांस लाल मांस है। ये एक बुनियादी नियम है जो हमें आगे बहुत काम आएगा। तो फिर प्रसंस्कृत मांस, प्रोसेस्ड मीट, क्या है? और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, क्योंकि ये दोनों एक नहीं है और इनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। प्रसंस्कृत मांस कोई भी ऐसा मांस है जिसे स्वाद को बेहतर बनाने या उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारा गया हो। इसे केवल मांस का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उससे तैयार किया गया एक उत्पाद मानना चाहिए। ये प्रक्रियाएं क्या हैं? इनमें नमकीन बनाना, सॉल्टिंग, धूम्रपान, स्मोकिंग, क्यूरिंग, कैस्नो क्यूरिंग, किण्वन, फर्मेंटेशन या परिरक्षकों, प्रिजर्वेटिव्स को मिलाना शामिल है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप दुकान पर सॉसेजेस, हैम, बेकन, सलामी, कोई भी तरह की कोल्ड कट या डिब्बा बंद मीट, कैंड मीट देखते हैं, तो ये सब प्रसंस्कृत मांस है। यहां तक कि कई लोगों का पसंदीदा कबाब भी, अगर उसे फैक्ट्री में परिरक्षकों वाले किसी जटिल सॉस में पहले से मैरिनेट किया गया हो, तो वह भी इस श्रेणी में आ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझनी है, कटलेट, जिसे आपने ताजे कीमा मिंस से खुद बनाया है, वह केवल लाल मांस है। लेकिन फैक्ट्री में बनी सॉसेज उसी मांस से बनी है, मगर उसमें नमक, नाइट्राइट और अन्य पदार्थों को मिलाकर बनाया गया है, तो वह प्रसंस्कृत मांस है। कृपया इस फर्क को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इस पूरी घबराहट की मुख्य वजह इसी अंतर में छिपी है। और जल्द ही हम जानेंगे कि यह समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब आते हैं सबसे अहम बात पर। अपनी रिपोर्ट में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) ने
प्रोसेस्ड मीट को कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों की ग्रुप वीन श्रेणी में रखा है। ये सबसे गंभीर श्रेणी है, जिसे मानव के लिए कैंसरकारी कहा जाता है। इसका मतलब है कि वैज्ञानिकों ने पर्याप्त और ठोस सबूत इकट्ठा किए हैं कि प्रोसेस्ड मीट का सेवन कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत और मलाशय के कैंसर का कारण बनता है। यह सुनकर किसी गंभीर फैसले जैसा लगता है ना? जब आम लोग यह सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि सॉसेज वाला सैंडविच खाना लगभग सिगरेट पीने जितना ही खतरनाक है, क्योंकि इसी ग्रुप में वे पदार्थ और कारक भी शामिल हैं जिनकी खतरनाक प्रकृति पर किसी को कोई संदेह नहीं है। उदाहरण के लिए तंबाकू का धुआं, एस्बेस्टस, प्लूटोनियम, शराब और सौर विकिरण। यह खबर पूरी दुनिया में तुरंत आग की तरह फैल गई। सुर्खियां चीख रही थीं। डब्ल्यूएचओ ने बेकन को प्लूटोनियम के बराबर बताया और सॉसेज भी धूम्रपान जितना ही कैंसर का कारण बनते हैं। और जाहिर है, इसने लोगों में घबराहट और असमंजस की लहर पैदा कर दी। लोगों ने सॉसेज फेंकना शुरू कर दिया और अपने पसंदीदा व्यंजनों को संदेह की नजर से देखने लगे। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी खबरों के साथ होता है, असल बात बारीकियों में छिपी थी और सबसे महत्वपूर्ण बात नजरअंदाज कर दी गई थी। तो पेश है कहानी का पहला और सबसे अहम मोड़। यह वर्गीकरण वैज्ञानिकों के इस विश्वास को दर्शाता है कि संबंध मौजूद है, न कि उस संबंध की मजबूती को। मैं इसे फिर से दोहराता हूं क्योंकि यह बहुत अहम है। बात सबूतों की गुणवत्ता की है, न कि जोखिम के परिमाण की। यह 1 से 10 तक खतरे का पैमाना नहीं है। आइए मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाता हूं। कल्पना कीजिए, 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। फुटपाथ पर पत्थर से ठोकर लगना और तेजी से आते ट्रक के नीचे आ जाना। हमारे पास अकाट्य प्रमाण है कि इन दोनों से चोट लग सकती है। इसलिए हमारी काल्पनिक खतरे की वर्गीकरण प्रणाली में पत्थर और ट्रक दोनों समूह एक में आएंगे, सिद्ध रूप से चोट पहुंचाने वाला। लेकिन मानिए, इस चोट की गंभीरता और घटना की संभावना बिल्कुल अतुलनीय है। ठीक इसी तरह यहां भी है। वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास है कि प्रोसेस्ड मीट और कैंसर के बीच एक संबंध है, लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं है कि यह संबंध उतना ही मजबूत है जितना धूम्रपान और कैंसर के बीच। सीधे शब्दों में कहें तो जोखिम है, लेकिन यह तंबाकू के जोखिम जितना विशालकाय नहीं है। इनकी तुलना करना ऐसा है जैसे खरोंच और गंभीर फ्रैक्चर को एक ही पलड़े पर रखना। और यही वह मुख्य बात है जो उस रिपोर्ट से समझनी थी। लेकिन सामान्य बिना प्रोसेस किए गए लाल मांस का क्या? उस स्टेक, चॉप या बस भुने हुए गोमांस के टुकड़े का क्या? एजेंसी ने इसे ग्रुप 2 में रखा है। इस श्रेणी को मनुष्य के लिए संभवतः कैंसर कारक कहा गया है। यह सिद्ध, प्रूवन, जितना खतरनाक नहीं लगता है ना? तो व्यवहार में इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि वैज्ञानिकों के पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो लाल मांस के सेवन और कैंसर के बीच संभावित संबंध की ओर इशारा करते हैं। मुख्य रूप से यह उसी कोलोरेक्टल कैंसर की बात है, लेकिन अग्नाशय और प्रोस्टेट कैंसर के साथ भी संभावित संबंध का उल्लेख किया गया है। हालांकि समिति के अनुसार ये आंकड़े अभी पर्याप्त नहीं है कि संसाधित मांस, प्रोसेस्ड मीट की तरह कोई स्पष्ट और 100% निष्कर्ष निकाला जा सके। सीधे शब्दों में कहें तो सबूत मौजूद है, लेकिन वे सीमित हैं। हो सकता है कि शोध के परिणामों पर कुछ अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ा हो, जिन्हें वैज्ञानिक पूरी तरह से ध्यान में नहीं रख पाए। इसलिए यहां का फैसला ज्यादा सतर्कता भरा है। संभवतः, हो सकता है, मानने के कारण है। यह 100% निश्चितता नहीं है, बल्कि एक गंभीर संदेह है जिस पर आगे अध्ययन की आवश्यकता है। इस प्रकार विज्ञान की दृष्टि से ताजे मांस का एक टुकड़ा और सॉसेज या संसाधित मांस जोखिम की पूरी तरह से अलग अलग श्रेणियों में पाए गए। आइए मांस के भीतर क्या है इस पर गौर करें। इसमें ऐसी क्या बात हो सकती है जो ठीक न हो? पहला संभावित कारण है हीम आयरन। यह लोहे का एक खास रूप है जो केवल पशु उत्पादों में पाया जाता है और यही मांस को उसका विशिष्ट लाल रंग देता है। हमारा शरीर इसे बहुत आसानी से सोख लेता है, जो एक पहलू से अच्छा है। ये एनीमिया से लड़ने में मदद करता है।
लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आंत में हीम आयरन, एन नाइट्रोसो यौगिक, एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स नामक पदार्थों के निर्माण को बढ़ावा दे सकता है। ये पदार्थ आंत की अंदरूनी दीवारों को ढकने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। जब ऐसा नुकसान नियमित रूप से होता है, तो कोशिकाओं को लगातार विभाजित होकर अपनी मरम्मत करनी पड़ती है, और कोशिकाएं जितनी ज्यादा बार विभाजित होती हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि किसी बिंदु पर इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ या उत्परिवर्तन, म्यूटेशन हो जाए, जो कैंसर ट्यूमर के विकास की दिशा में पहला कदम बन सकता है। यानी वह घटक जो मांस को लोहे का एक फायदेमंद स्रोत बनाता है, हमारे शरीर में कुछ खास परिस्थितियों में कुछ अप्रिय रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू कर सकता है। यह उन मुख्य तंत्रों में से एक है जिस पर वैज्ञानिक विचार करते हैं जब वे लाल मांस के संभावित नुकसान के बारे में बात करते हैं। दूसरा संभावित खतरा है नाइट्राइट और नाइट्रेट। ये नाम आपने यकीनन प्रोसेस्ड मीट के पैकेट पर देखे होंगे। इन्हें प्रोसेस्ड मीट में किसी खास वजह से मिलाया जाता है। ये एक साथ कई अहम काम करते हैं। पहला, ये परिरक्षक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। ये खतरनाक बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं, जैसे कि बोटुलिज्म पैदा करने वाले बैक्टीरिया। दूसरा, इन्हीं की वजह से हैम और सॉसेज को वो खास गुलाबी रंग और अपना मीट वाला स्वाद मिलता है। सोडियम नाइट्राइट के बिना उबली हुई सॉसेज ग्रे और फीकी दिखती। लेकिन समस्या ये है कि हमारे शरीर में, खासकर पेट के अम्लीय वातावरण में, यही नाइट्राइट उन एन नाइट्रोसो यौगिकों में बदल सकते हैं जिनकी हमने पहले चर्चा की थी। और जब मांस को तेज गर्मी पर पकाया जाता है, तो ये प्रक्रिया और तेज हो जाती है। यानी जब हम बेकन या सॉसेज तलते हैं, तो हम न सिर्फ एक स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, बल्कि उसमें अतिरिक्त कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ भी खुद बना लेते हैं। तो इस तरह जो घटक उत्पाद की सुरक्षा और आकर्षण के लिए मिलाया गया था, वही उसकी संभावित खतरे का मुख्य स्रोत बन जाता है। यही वजह है कि प्रोसेस्ड मीट को कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों के सबसे कठोर समूह में रखा गया है। इसमें पहले से ही हानिकारक पदार्थों के बनने की पूरी तैयारी मौजूद होती है। खाना पकाने के दौरान तीसरा दुश्मन सामने आता है। क्या आपको कुरकुरी, अच्छी तरह से पकी हुई परत वाला स्टेक पसंद है? दुहक की बात है, खतरा इसी में छिपा है। जब हम मांस को उच्च तापमान पर पकाते हैं, जैसे कि पैन में भूनना या ओवन में सुनहरा होने तक बेक करना, तो मांस में मौजूद अमीनो एसिड, क्रिएटिन और शुगर आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कुछ रासायनिक पदार्थ बनते हैं, जिन्हें हेटेरोसाइक्लिक एमाइन या संक्षेप में HCA कहा जाता है। शोध से पता चला है कि इन पदार्थों में म्यूटाजेनिक गुण होते हैं, यानी ये कोशिकाओं के डीएनए में बदलाव ला सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, यह सीधे कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। पकाने का तापमान जितना अधिक होगा और मांस जितने अधिक समय तक इसके संपर्क में रहेगा, उतने ही अधिक ये हानिकारक यौगिक बनेंगे। इसलिए एक अच्छी तरह से पका हुआ वेल डन स्टेक, जिसकी परत गहरी, लगभग जली हुई हो, में रेयर स्टेक या भाप में पके या उबाले गए मांस की तुलना में कहीं अधिक हेटेरोसाइक्लिक एमाइन होंगे। यह एक विरोधाभास है। व्यंजन को देखने में और अधिक स्वादिष्ट बनाने की कोशिश में हम अनजाने में उसके संभावित नुकसान को बढ़ा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो न केवल लाल मांस पर लागू होती है, बल्कि इसी तरह से पकाए गए पोल्ट्री और मछली पर भी। जब आप ग्रिल या तंदूर पर खाना बनाते हैं, तो हेटेरोसाइक्लिक एमाइन्स HCAs के साथ एक और बिन बुलाया मेहमान जुट जाता है। मिलिए पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिन्हें संक्षेप में PAH कहते हैं। यह नाम सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन इनके बनने की प्रक्रिया से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब मांस से टपकने वाला वसा गर्म कोयलों या खुली आग पर गिरता है, तो धुआं निकलने लगता है। हम जिस सुगंधित धुएं को कबाब में इतना पसंद करते हैं, उसी में ये पीएच मौजूद होते हैं। यह धुआं मांस के टुकड़े को घेर लेता है
और ये हानिकारक तत्व उसकी सतह पर जम जाते हैं। इसके अलावा पीएच सीधे मांस पर भी बन सकते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां मांस आग के संपर्क में आता है और जलने लगता है। ये तत्व भी जाने माने कार्सिनोजन, कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ हैं। ये तंबाकू के धुएं और गाड़ियों के निकास धुएं में भी पाए जाते हैं। इस तरह खुली आग पर खाना पकाना एक दोहरा हमला है। हमें उच्च तापमान से हेटेरोसाइक्लिक एमाइन्स HCAs भी मिलते हैं और धुएं तथा आग के संपर्क से पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन PAHs भी। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हमें कबाब या ग्रिल्ड मीट खाना हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये बताता है कि वैज्ञानिक इतनी दृढ़ता से क्यों सलाह देते हैं कि मांस के जले हुए या अत्यधिक पके हुए हिस्सों से बचें और इस तरीके से बने व्यंजनों का अत्यधिक सेवन न करें। ठीक है, रसायन विज्ञान की बात समझ आती है, लेकिन अब आंकड़ों पर आते हैं। असल में जोखिम कितना बढ़ता है, क्योंकि यही बात हम में से हर किसी को चिंतित करती है। और यहां आंकड़े काफी स्पष्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी IARC के निष्कर्षों के अनुसार हर दिन खाए जाने वाले 50 ग्राम प्रोसेस्ड मीट कोलोरेक्टल कैंसर, आंतों का कैंसर, के खतरे को लगभग 18% तक बढ़ा देता है। 50 ग्राम क्या होता है? ये लगभग एक सॉसेज, बेकन के 2 टुकड़े या हैम के कुछ टुकड़े जितना होता है। काफी डरावना लगता है ना? ये बहुत बड़ी वृद्धि लगती है। अब बिना प्रोसेस्ड लाल मांस की बात करें तो वहां आंकड़े थोड़े अलग हैं। अनुमान है कि प्रतिदिन 100 ग्राम लाल मांस का सेवन जोखिम को 17% तक बढ़ाता है। ये 17% और 18% के आंकड़े ही वह बम थे जिसने खबरों की दुनिया में तूफान ला दिया। ये आंकड़े बहुत प्रभावशाली लगते हैं और हमें अपने आहार के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम घबराकर फ्रिज से सारा मांस फेंकना शुरू कर दें, हमें यह समझना होगा कि इन प्रतिशत आंकड़ों के पीछे असल में क्या छिपा है। और यहीं पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। इसका मुख्य बिंदु सापेक्ष जोखिम है, न कि पूर्ण जोखिम। और इन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। आइए इसे समझते हैं। किसी भी आम व्यक्ति के लिए अपने जीवन काल में कोलोरेक्टल कैंसर होने का पूर्ण जोखिम लगभग 5% है। यानी हर 100 में से 5 लोगों को यह बीमारी हो सकती है, चाहे वे मांस खाते हों या नहीं। अब प्रोसेस्ड मीट से जुड़े 28% सापेक्ष जोखिम पर आते हैं। ये 18% हमें 100% से नहीं, बल्कि उस मूल 5% से निकालने होंगे। अगर हम इसकी गणना करें तो 5% का 18% लगभग 0.9% होता है। इस तरह रोज 50 ग्राम प्रोसेस्ड मीट खाने से आपका पूर्ण जोखिम 5% से बढ़कर 5.9% हो जाता है। यानी 100 में से 5 की जगह अब लगभग 6 लोग इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। हाँ, जोखिम बढ़ा है, यह सच है, लेकिन मानिए यह स्थिति उतनी भयावह नहीं लगती। 100 में से 5 से बढ़कर 6 मौकों का होना बीमारी की गारंटी मिलने जैसा नहीं है। सापेक्ष और पूर्ण जोखिम के बीच के इस अंतर को समझना समस्या के प्रति हमारी धारणा को पूरी तरह बदल देता है और बेवजह की घबराहट से बचने में मदद करता है। एक और समस्या है, इस विषय पर किए गए ज्यादातर शोध ऑब्जर्वेशनल, अवलोकनात्मक होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसमें वैज्ञानिक लोगों के एक बड़े समूह को चुनते हैं, उनसे उनके खानपान की आदतों के बारे में जानकारी जैसे प्रश्नावली के जरिए लेते हैं और फिर कई सालों तक उनके स्वास्थ्य पर नजर रखते हैं। इसके बाद वे विश्लेषण करते हैं कि क्या कुछ खास खाद्य पदार्थों के सेवन और बीमारियों के विकसित होने के बीच कोई संबंध है। सुनने में तो यह तार्किक लगता है, लेकिन इसमें पेच कहाँ है? ऐसे अध्ययन कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट के संबंध को साबित नहीं कर सकते। ये सिर्फ सहसंबंध, कोरिलेशन दिखाते हैं, यानी दो चीजों के बीच का आपसी जुड़ाव। उदाहरण के लिए ये शोध अक्सर दिखाते हैं कि जो लोग ज्यादा लाल और प्रोसेस्ड मांस खाते हैं वे आमतौर पर ज्यादा धूम्रपान भी करते हैं, ज्यादा शराब पीते हैं, कम सब्जियां और फल खाते हैं और कुल मिलाकर कम स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं। और यहीं पर मुख्य सवाल खड़ा होता है, बीमारी का असली कारण क्या था? क्या बीमारी की वजह
खाया गया सॉसेज का एक अतिरिक्त टुकड़ा था, या दोपहर के खाने के बाद पी गई सिगरेट, या शायद डाइट में फाइबर की कमी। ऐसी परिस्थितियों में एक कारक को दूसरे से अलग कर पाना लगभग असंभव है। वैज्ञानिक इन वेरिएबल्स परिवर्तकों को समायोजित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके प्रभाव को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। यह कुछ ऐसा है जैसे यह समझने की कोशिश करना कि कोई गाड़ी धीरे क्यों चल रही है। क्या उसका टायर पंचर है, या ड्राइवर ब्रेक दबा रहा है? क्या मांस की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से। आइए दो काल्पनिक गायों की तुलना करें। एक गाय जिसने अपनी पूरी जिंदगी हरे भरे चरागाहों में ताजी घास खाई और खूब घूमी फिरी, और दूसरी वह जिसे एक बाड़ी में रखा गया और अनाज, सोया तथा तेजी से विकास के लिए विभिन्न सप्लीमेंट्स वाले चारे पर पाला गया। इन दोनों गायों का मांस सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि अपनी संरचना में भी अलग होगा। आमतौर पर घास खाने वाली गायों के मांस में ज्यादा फायदेमंद ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए और ई, साथ ही एंटीओक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैट का अनुपात ज्यादा संतुलित होता है, जिसे मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक माना जाता है, और यह शरीर में सूजन संबंधी प्रक्रियाओं को भी कम करता है। वहीं औद्योगिक रूप से उत्पादित मांस में एंटीबायोटिक्स और ग्रोथ हार्मोन के अवशेष हो सकते हैं, अगर उनका उपयोग फार्म में किया गया हो। हालांकि बड़े पैमाने पर किए गए ज्यादातर शोध डेटा इकट्ठा करने की जटिलता के कारण इन दोनों प्रकार के मांस में अंतर नहीं करते, लेकिन कई पोषण विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि उत्पाद की मूल गुणवत्ता बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसलिए उन जानवरों से प्राप्त मांस का चुनाव करके जिन्हें ज्यादा प्राकृतिक परिस्थितियों में पाला गया हो, आप संभावित जोखिमों को कम कर सकते हैं। अपने व्यक्तिगत जोखिम को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका आपके खाना पकाने का ढंग है। हम पहले ही तलने और ग्रिल करने से बनने वाले हानिकारक पदार्थों पर चर्चा कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या अब सारे मांस को सिर्फ उबालकर ही खाना होगा? जरूरी नहीं, लेकिन कुछ आसान नियम आपके भोजन को कहीं ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। पहला, मांस को सीधे आग के संपर्क में आने से रोके और उसे जलने या अत्यधिक भूरा होने से बचाए। अगर ऊपरी परत फिर भी जल जाए तो उसे बस काट कर हटा दें। दूसरा, खाना बनाते समय मांस को ज्यादा बार पलटें। यह हेटेरोसाइक्लिक एमाइन HCA जैसे हानिकारक यौगिकों के निर्माण को कम करने में मदद करता है। तीसरा, मांस को पहले से मैरिनेट करना बहुत मददगार साबित हो सकता है। शोध बताते हैं कि सिरका, नींबू का रस, जड़ी बूटियों और मसालों जैसे रोजमेरी या हल्दी पर आधारित मैरिनेड कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों, कार्सिनोजेन, के निर्माण को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और अंत में, खाना पकाने के ज्यादा सौम्य और सुरक्षित तरीकों को अपनाएं। धीमी आंच पर पकाना, स्टूइंग, कम तापमान पर बेक करना, भाप में पकाना, स्टीमिंग, या सूविड, वैक्यूम कुकिंग, ये सभी तेज तलने के बेहतरीन विकल्प हैं। खाना पकाने का तरीका चुनना एक ऐसा साधन है जिसकी लगाम पूरी तरह आपके हाथों में है, और यह जोखिमों को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली औजार है। एक अच्छी खबर भी है, खाने की प्लेट में सही तालमेल या मेलजोल जोखिमों को कम कर सकता है। आपका शरीर सिर्फ एक परखनली नहीं है जहां रासायनिक क्रियाएं होती हैं। यह एक जटिल प्रणाली है, और आप मांस के साथ क्या खाते हैं इसका बहुत महत्व है। संभावित नुकसान से लड़ने में हमारे मुख्य सहयोगी सब्जियां हैं, खासकर क्रूसिफेरस परिवार की। ब्रोकली, फूल गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और पत्ता गोभी, ये सभी ऐसे यौगिकों से भरपूर है जो हमारे शरीर को कार्सिनोजन को बेअसर करने और बाहर निकालने में मदद करते हैं। रंग बिरंगी सब्जियों, फलों और जामुनों में पाए जाने एंटी एंटीऑक्सीडेंट भी कोशिकाओं को क्षति से बचाकर अपना योगदान देते हैं। अपने दोपहर के भोजन की कल्पना करें। एक तरफ है अकेला स्टीक एंड फ्रेंच फ्राइज, और दूसरी तरफ वही स्टीक लेकिन ताजी हरी सब्जियों, टमाटर, शिमला मिर्च और एक कटोरी उबली या भुनी हुई ब्रोकली के बड़े सलाद के साथ। दूसरे मामले में आपको सिर्फ विटामिन ही नहीं मिलते, बल्कि आप सक्रिय रूप से अपने शरीर को संभावित नकारात्मक परिणामों से निपटने में मदद करते हैं।
इसलिए मांस के साथ सब्जियां खाएं का नियम सिर्फ संतुलन के लिए आहार विशेषज्ञों की सलाह नहीं है, बल्कि यह जोखिमों को कम करने की एक वैज्ञानिक रूप से पुष्ट रणनीति है। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स का पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम सभी अलग-अलग हैं और हमारा शरीर एक ही भोजन पर अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। हम में से कुछ दूसरों की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं। यह हमारी एंजाइम प्रणालियों के कामकाज से जुड़ा है, जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को बेअसर करने और बाहर निकालने यानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होती है। कुछ लोगों में ये प्रणालियां घड़ी की तरह सटीक काम करती हैं, जो तले हुए या भुने हुए मांस से संभावित कार्सिनोजेन को तेजी से और प्रभावी ढंग से बेअसर कर देती है, जबकि कुछ में ये स्वाभाविक रूप से अधिक धीमी या कम सक्रिय होती है। ऐसा व्यक्ति अन्य सभी कारक समान रहने पर अधिक हानिकारक यौगिकों को जमा करेगा और उसके लिए जोखिम भी अधिक होगा। इसके अतिरिक्त कुछ आनुवंशिक सिंड्रोम भी मौजूद है, जो कुछ खास प्रकार के कैंसर, जैसे आंतों के कैंसर, के प्रति हमारी संवेदनशीलता को काफी बढ़ा देते हैं। ऐसी आनुवंशिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए लाल मांस के सेवन को सीमित करने की सलाहें और भी अधिक सख्त होंगी। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश अपने जीनोम के काम की सभी बारीकियों को नहीं जानते, लेकिन अगर आपके परिवार में कैंसर का इतिहास रहा है, तो यह आपके आहार के प्रति विशेष सावधानी बरतने का एक बड़ा कारण है। आइए एक तुलना करें। क्या बेकन से होने वाला जोखिम और धूम्रपान से होने वाला जोखिम वाकई तुलना करने लायक है? हमने पहले ही जान लिया है कि इनकी सीधी तुलना करना उचित नहीं होगा, लेकिन इनकी गंभीरता और पैमाने में अंतर को समझने के लिए आइए विश्व कैंसर अनुसंधान कोष के आंकड़ों पर गौर करते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रोसेस्ड मांस का अत्यधिक सेवन आंत के कैंसर का जोखिम बढ़ाता है, लेकिन खाने पीने से जुड़े सभी कैंसरों में से इस तरह के कैंसर का हिस्सा केवल 3% है। और अब ध्यान दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू धूम्रपान दुनिया भर में कैंसर से होने वाली सभी मौतों में से लगभग 22% का कारण है। 22%। इसमें फेफड़ों, गले, मुंह, भोजन नली, मूत्राशय और कई अन्य अंगों के कैंसर शामिल है। यह अंतर पैमाने में बस विशाल है। कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए धूम्रपान छोड़ना सबसे शक्तिशाली कदम है जो आप उठा सकते हैं। सॉसेज जैसे प्रोसेस्ड मांस का सेवन सीमित करना भी एक अच्छा और सहायक कदम है, लेकिन समग्र आंकड़ों पर इसका प्रभाव नगण्य रूप से कम है। इन दोनों कारकों को एक ही पलड़े में तोलना, वास्तविकता को गंभीर रूप से बिगाड़ना और मुख्य खतरे से ध्यान हटाकर एक मामूली खतरे पर केंद्रित करना है। तो आखिर क्या हुआ? उस बहुचर्चित रिपोर्ट के कई सालों बाद वैज्ञानिक समुदाय किस निष्कर्ष पर पहुंचा? और यह निष्कर्ष बेहद संतुलित और शांत था, जिसमें घबराहट का कोई अंश नहीं था। दुनिया भर के अधिकांश प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संगठन, जिनमें अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड जैसे संगठन शामिल हैं, लाल मांस के पूर्ण त्याग की वकालत नहीं करते। उनकी सिफारिशें कुछ इस प्रकार हैं। लाल और प्रोसेस्ड संसाधित मांस का सेवन सीमित करें। मुख्य शब्द सीमित करें है, न कि पूरी तरह से छोड़ दें। वे प्रति सप्ताह 350 से 500 ग्राम से अधिक लाल मांस का सेवन न करने की सलाह देते हैं। यह लगभग 3 मध्यम पोर्शन के बराबर है। और जहां तक प्रोसेस्ड मांस की बात है, इसे जितना संभव हो उतना कम खाने की सलाह दी जाती है, या बेहतर तो यह होगा कि इससे पूरी तरह बचा जाए। यानी विज्ञान स्टेक और कबाब को पूरी तरह से खारिज नहीं करता, यह केवल संयम बरतने का आग्रह करता है। फोकस अब पूर्ण प्रतिबंध से हटकर संतुलित और समझदारी भरे सेवन पर आ गया है। विचार यह है कि आपके आहार का मुख्य आधार पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ हों, जैसे सब्जियां, फल, साबुत अनाज और दालें, और मांस एक पूरक हो, न कि हर दिन आपकी थाली का मुख्य व्यंजन। यह एक संतुलित दृष्टिकोण है जो मांस के संभावित जोखिमों और पोषण मूल्य दोनों को स्वीकार करता है। अब आता है सबसे अहम पहलू, सबसे बड़ी गलतफहमी जो बड़ी बड़ी सुर्खियों के पीछे छिपी हुई थी। याद है?
प्रोसेस्ड मीट को प्लूटोनियम और धूम्रपान के साथ एक ही श्रेणी में रखा गया था। यह सच है, लेकिन यह नुकसान के होने की पुष्टि की निश्चितता बल का वर्गीकरण है, न कि उसके पान मात्रा बढ़ का। कल्पना कीजिए, 1 से 100 तक का एक खतरे का पैमाना है। इस पैमाने पर धूम्रपान शायद 90 के निशान पर होगा और रोजाना 50 ग्राम बेकन का सेवन शायद 5 या 6 के निशान पर। लेकिन वैज्ञानिक 90% निश्चित है कि दोनों में से कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ग्रुप 8 का यही मतलब है। उन्हें इस संबंध के मौजूद होने पर समान रूप से यकीन है, लेकिन इस संबंध की शक्ति बिल्कुल अलग है। सॉसेज से होने वाले जोखिम की तुलना सिगरेट से होने वाले जोखिम से करना ऐसा है जैसे बिल्ली के बच्चे की खरोच की तुलना बाघ के हमले से करना, क्योंकि तकनीकी रूप से दोनों ही जानवर से लगी चोट मानी जाती है। अवधारणाओं की इसी गलतफहमी ने सारी दहशत फैलाई थी। तो अंत में हमें क्या मिलता है? लाल मांस और खासकर प्रोसेस्ड मीट के अत्यधिक सेवन और कैंसर के खतरे के बीच वाकई एक संबंध है। विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है, लेकिन यह जोखिम उतना बड़ा नहीं है जितना हमें दिखाने की कोशिश की गई। यह धूम्रपान, शराब के अत्यधिक सेवन या मोटापे से होने वाले जोखिमों से कहीं कम है। मुख्य निष्कर्ष है संतुलन और जागरूकता। सप्ताह में कुछ बार हल्के तरीके से पकाया गया, ढेर सारी सब्जियों के साथ खाया गया लाल मांस कोई मृत्युदंड नहीं है, लेकिन रोजाना सॉसेज, सैंडविच और कोयले जैसा तला हुआ बेकन खाना ये वाकई सोचने वाली बात है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब आपके मन में डर की जगह ज्यादा स्पष्टता होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे नए विश्लेषण न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल, लाल मांस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय बदली है? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आइए चर्चा करते हैं।